देश प्रदेश में आपका स्वागत है। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करके भारत के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। भारत को चुनना पड़ रहा है कि वो पश्चिम के साथ है या रूस के साथ है। एक ज़माने में जब शीत युद्ध चल रहा था तब भारत हमेशा नॉन अलाइंड यानी कि निरपेक्ष गुट का एक नेता था। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ज़माने के दुनिया भर में एक बड़े स्टेट्समैन माने जाते थे। उन्होंने पंचशील, आप नाम से समझते होंगे, पंचशील जिसके 5 आधार हों, उस नाम से ही लगता है कि भारत ने ये नाम दिया होगा। पंचशील और नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम, जिसकी शुरुआत करीब 30 देशों से हुई और अंत में जब पिछली बार गिना गया तो उसमें करीब 130 के आसपास देश थे उसके हिस्सा। उसका मतलब था कि न रूस की तरफ न अमेरिका की तरफ, हम निरपेक्ष रहेंगे। और जब तक चीन ने भारत पर हमला नहीं किया 1962 में, तब तक इसमें काफ़ी दम था और तब लगा कि शायद जो लोग निरपेक्ष होना चाहते हैं उनको अपने आप में भी एक मिलिट्री ताकत बनना पड़ेगा, क्योंकि बिना मिलिट्री ताकत के जो दूसरा देश जिसके पास ताकत है वो छेड़खानी कर सकता है। इसका एक मूलभूत आधार ये था कि एक जहाँ पे परमाणु शक्तियाँ हों वहाँ लड़ाइयाँ नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई का मतलब होगा विनाश, और विनाश सिर्फ एक देश का नहीं होगा, 2 देशों का नहीं होगा, वो सबका हो सकता है। क्योंकि परमाणु जो अस्त्र हैं उनकी क्षमता इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जो हिरोशिमा नागासाकी के जो बम थे वो खिलौने दिखते हैं। और जिस तरह आजकल बमबारी होती है उससे आप जानते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है। दरअसल जितना कम नुकसान होता है वो अपने आप में एक ताज्जुब है कि इतना कम नुकसान क्यों होता है। उसकी कुछ वजह हैं कि आप यहाँ नहीं हमला कर सकते, वहाँ नहीं हमला कर सकते, सिर्फ कुछ चुने हुए इलाकों पर हमला किया जाता है। तो ये सब जो नियम बनाए गए हैं उनका पूरा पालन तो नहीं होता, लेकिन अपने आप में वो एक नुकसान को कम कर देते हैं। लेकिन जब लड़ाई नाभिकीय होगी, परमाणु शक्तियों की होगी, तो वो पता नहीं संतुलन हमारा किधर बैठेगा, लेकिन विनाश की संभावना हमारी जो परिकल्पना से भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। इसके लिए बना था नाम नॉन निरपेक्ष गुट का, नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब नरेंद्र भाई कितना भी कुछ कह लें, जब बात आती है यूनाइटेड नेशंस की, जब बात आती है रूस और अमेरिका बीच खड़े होने की, तो फिर उनको वहीं जाना पड़ता है जो नेहरू जी ने कहा था, क्योंकि वो रास्ता भारत जैसी ताकत के लिए, जिसके पास जो मिलिट्री शक्ति है, अपने पड़ोसी से थोड़ा बहुत हम बच सकते हैं, कुछ हमला कर सकते हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि हम हथियार बनाते नहीं हैं, क्योंकि हम हथियार ईजाद भी नहीं करते। और अमेरिका और भारत की जो हथियारों की जो उम्र देखें आप, तो पीढ़ियाँ देखें आप, उन्हें 5-6 पीढ़ियों का फ़र्क है। तो हम छोटी मोटी लड़ाई कर सकते हैं, अपनी सीमा पर जा सकते हैं, पाकिस्तान से लड़ सकते हैं जो वो भी हथियार नहीं बनाता, लेकिन चीन से लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके अपने हथियार हैं, खुद बनाता है, और हम नहीं जानते वहाँ तरक्की कितनी हुई है, लेकिन उन्होंने उनकी जो आज की टेक्नोलॉजी है वो भारत की टेक्नोलॉजी से कम कुछ इलाकों में काफ़ी आगे है, कुछ इलाकों में वहाँ नहीं पहुँची है। लेकिन जहाँ भी उन्होंने कदम उठाया है वहाँ उन्होंने अपने आप को पश्चिम के सामने तौलने की बात की है, उसके सामने खड़े हो सके हैं, और उनकी आज की तारीख में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भी उनकी हैसियत है कि वैसा कर सके। तो नाम कैसे शुरू हुआ? नाम इसी शुरू हुआ 1947 के आसपास, कि जो देश आज़ाद हो रहे हैं वो अपनी बात दुनिया में कैसे रखें। वो जो निकल के आए थे उनमें से नेहरू ने लीडरशिप ली, वहाँ से इंडोनेशिया, वहाँ बांडुंग सम्मेलन हुआ, नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना हुई।
जो एक फेमस कोट नेहरू का है, जब उनसे जॉन फॉस्टर डलिस ने पूछा कि विच वे डज इंडिया टिल्ट, तो उनका जवाब जो था वो अपने आप में अलग तरह का था। मतलब उन्होंने उनसे ये कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आर यू विद अस और यू आर नॉट विद अस, कुछ ऐसा सवाल था। तो नेहरू जी का जवाब उसमें भी कुछ ऐसा ही था जो उनको सोचना पड़ा। तो यानी कि नेहरू जी में एक प्रतिभा थी अपनी बात को इस तरह कहने की कि दुनिया को सोचना पड़ता था। कम बोलते थे, लेकिन जब उनकी बात लोग सुनते थे। उस ज़माने में भारत में लोगों को एक आशा दिखती थी, नया देश था, आज़ाद देश था। तब 35-36 करोड़ लोगों का देश था और चीन भारत से बहुत बड़ा था। हर 3 भारतीय के ऊपर 4 चीनी हुआ करते थे उस ज़माने में। लेकिन दोनों में काफ़ी 1962 तक एक तरह की घनिष्ठता रही। चाओ माओ का चीन और नेहरू का भारत, जब तक कि 62 में किसी वजह से हमला नहीं हुआ देश पर। वो बात किसी और बातचीत के लिए है। लेकिन 62 के बाद तो दुनिया भारत की बदली और हमारी जो सामरिक शक्ति है, जो मिलिट्री ताकत बढ़ना शुरू हुई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज हमारे पास ये सिर्फ 2 रास्ते नहीं हैं, रूस और अमेरिका नहीं है। अब एक चीन बहुत बड़ी ताकत बन गया है। वो एक उसका अपना एक अलग समीकरण में उसकी जगह है, जिसकी वजह से हमें सोचना पड़ेगा कि हम अगला कदम कैसे उठाएं। अगर मान लीजिए इस लड़ाई को लेकर के रूस और अमेरिका के बीच में जो हो रही है, अमेरिका चीन के साथ अपने संबंध को घनिष्ठता के बनाना शुरू कर दे, तो फिर उसका असर क्या पड़ेगा भारत पर। तो किसी ने कहा कि भारत के लिए जो सबसे ख़राब जो सिनेरियो है वो ऐसा ही होगा कि अगर अमेरिका चीन के साथ दोस्ती का हाथ मजबूत करे, तो भारत के साथ सामरिक स्थिति में उससे क्या करना चाहिए। तो ये इतनी सीधी बात नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट हो सके, कि उस इंडिपेंडेंट होने के लिए आपकी अर्थव्यवस्था पूरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो ऐसी नहीं है। आज के देश में, आज की बात देखें तो कोई अर्थव्यवस्था पूरी तरह आज़ाद नहीं है। रूस की अगर हालत आज थोड़ी पतली है, वो इसलिए कि अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगाए हैं, और सैंक्शन से उसकी जो भी उसकी संपत्ति थी, जो भी उसके जो बिज़नेस करने के जो साधन थे, वो सब बंद हो गए हैं। आज की तारीख में गूगल पे और जो दूसरे इस तरह के एप्लीकेशन से रूस में नहीं चलते, तो उसको पैसे बाहर से कहाँ से मिलेंगे। लेकिन रूस को अपने आप में एक क्लोज्ड इकॉनमी, अपनी ही सीमा के अंदर की इकॉनमी की तरह रहने की एक आदत थी। नॉर्थ कोरिया भी आखिर दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ये बात अलग है, इससे वहाँ के लोगों में आक्रोश फैल सकता है, क्योंकि उन्होंने एक कंपटीशन की हवा देख ली है, महसूस की है। उसकी जो ताज़ी हवा है उन्होंने देखी है। वो ताज़ी हवा जब बंद हो जाएगी, थोड़ी सी घुटन तो उनको होगी। अब वो कैसे बर्दाश्त करते हैं और पुतिन किस तरह अगले समय में अपनी अर्थव्यवस्था को स्टीयर करेंगे, ये हमें ये देखने की बात होगी। इस पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसके अलावा कि उनको आदत है, वो बर्दाश्त कर लेंगे। अब उसको मैनेज कैसे करते हैं कि लोगों में संतोष कम हो, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन अगर रूस और चीन आपस में मिल जाते हैं, तो भारत के लिए इसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचने की बात हुई। तो बात जो शुरू हुई रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से, और उसका जो एक असर पड़ रहा है वो भारत की विदेश नीति पर। भारत किस तरह से दुनिया भर के बारे में सोचे, वो किस तरफ जाए। हम रूस का साथ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि रूस हमेशा हमारे साथ रहा है। लेकिन रूस के रिश्ते कुछ पाकिस्तान से भी हैं। तो रूस ने तो अपनी जो उसकी चॉइसेस हैं, ऑप्शंस से ख़त्म नहीं किए, लेकिन हमारे ऑप्शंस काफ़ी सीमित हैं। इस वजह से कि हमें हथियार चाहिए, एक ऐसा दोस्त चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहा है। अमेरिका उतना विश्वास पात्र नहीं है जितना कि रूस रहा है हमारे साथ। और चीन से हमारे रिश्ते जो हैं वो भले शी नरेंद्र मोदी के गांव तक जा चुके हों,
उससे बात बनी नहीं। जैसे मनमोहन सिंह ने कहा कि सिर्फ गले लगने से डिप्लोमेसी आगे नहीं बढ़ती, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज स्थिति यह है कि हमारे ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हमने अमेरिका का साथ क्यों नहीं दिया। अगर हम आज़ादी की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, अपने मूल्यों की बात करते हैं, तो हमने निरपेक्ष रास्ता क्यों अपनाया। तो जाहिर है कि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि बिल्कुल आज़ाद हो सकें और फिर कह सकें कि हमारे मूल्य हैं, इस सब चलेंगे। अगर हम नेहरू के मूल्यों पर भी चलते मान लीजिए, तो भी हमें इसमें कुछ कहना चाहिए था रूस को। लेकिन हमारा जो स्टैंड है उसको हम कई तरह से देख सकते हैं। एक तरह से तो ये कि हमने अपने मूल्यों की बात अपने पक्ष में की। हमारे मूल्य क्या कहते हैं कि कोई भी देश दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, हमेशा जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कीजिए, वो भी हमने कहा। उसका जो सीधा संदेश मॉस्को को ये है कि हम अपने मूल्य की बात करते रहेंगे। उसके बाद हम वहाँ से हट गए, हमने वोट नहीं दिया संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में। तो हमने कोई पक्ष नहीं लिया, लेकिन वो पक्ष न लेने की बात कब तक हमारे साथ हमारे फ़ायदे में रहेगी। हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग इसके पक्षधर हैं कि हम पक्ष ना लें, कुछ लोग कहते हैं कि हमें अमेरिका के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। जो हम तो ग्लोबल मार्केट में अगर किसी भी तरह से हमारे खिलाफ सैंक्शन हो गए कल, तो हम क्या करेंगे। अगर भारत के खिलाफ सैंक्शन होता है किसी भी वजह से, तो हमारी तो अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर रह के तरक्की कर सके। 2 साल की कोविड के बाद ऐसी भी हालत बहुत ख़राब है। 80 करोड़ भारतीयों को सरकार भोजन दे रही है क्योंकि हमारे पास अन्न इतना है कि हम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने नागरिकों को अन्न देते रहेंगे तो क्या आप उनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य होना चाहिए लोगों को सक्षम बनाना, उनको किसी भी तरह से निर्भर बनाना राज्य के ऊपर। ये अपने आप में लंबे दौर में एक बहुत घाटे का सौदा है। मुझे याद आ रहा है जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो मेनका गांधी को एक पोर्टफोलियो मिला सोशल वेलफेयर का। तो हमने उनसे बात की, हमने कहा सोशल वेलफेयर जो है वो विकास के विरुद्ध है। कल्याण की जो बात करते हैं, अगर हम उससे ये होता है कि लोग सक्षम कम हो जाते हैं। तो उसके बाद जो हम लोगों ने एक समिति बनाई, 3-4 महीने काम किया सब साथ मिल के। लेकिन हमने कहा आप ही लोग नाम तय करो। अंत में सब लोगों ने मिल के नाम तय किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आज की तारीख में MHRD का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपने सरकारी फीड से बदल दिया। लेकिन तब सोशल वेलफेयर का नाम बदलने के लिए, नया नाम चुनने के लिए हम लोगों ने 3 महीने मेहनत की। सभी अफसरों से मिलके, शनिवार रविवार को मिलके, और मंत्री मेनका गांधी खुद आया करती थी। तो यानी मैं ये बात इसलिए ला रहा हूँ कि सशक्त होने के लिए ज़रूरी है कि हमें सिर्फ दान पे रहने की आदत न पड़ जाए। और जो हमारी अर्थव्यवस्था 1991 के बाद शुरू हुई है, उसमें ज़रूरी है कि हम कंपटीशन की हवा से झेलते रहें, उसे झेलते रहें। उसे नहीं झेलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो कैसे करेंगे। हमारे पास जो कई ऑप्शंस जो ये हैं कि हम रूस के साथ हैं, या वेस्ट के साथ हैं, पश्चिम के साथ हैं, या चीन के साथ हैं, या तीनों के बीच में हम कहाँ खड़े होंगे, तीनों इस समीकरण में कहाँ पर हमारा कैसा जोर होगा। ये सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं। अब ये फैसला करना जो है वो हमारे नेतृत्व का फैसला होगा। आज़ादी के बाद जब एक मौका मिला तो नेहरू ने बात की पंचशील की और नॉन अलाइन मूवमेंट की, निरपेक्ष गुट की। रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने एक और मौका दिया है हमें कि हम अपनी विदेश नीति को फिर से एक बार देखें। हमारी जो क्षमता है उस हिसाब से दुनिया में लीडरशिप की बात करें, एक नेतृत्व की बात करें। वो एक मौका मिला है हमें, इसका सीधा कोई उत्तर नहीं है। इसके लिए हमारे जितने भी सब लोग इसके लिए तरीका निकालना पड़ेगा सोचने का, सबको मिल बैठ के सोचना पड़ेगा। अगर कोई एकाएक कोई फैसला कर ले, तो किसी ने कुछ कहा था तो शायद उसमें कुछ गलतियां रह जाएंगी। तो ज़रूरी है कि हम सब लोग जितने भी हमारे राजनयिक हैं, कूटनीतिक हैं, जो आगे देखते हैं, जो नेता हैं, सबसे मिल करके फिर एक बात होनी चाहिए समझने की कि हमें क्या करना चाहिए।
अभी तक हमने जो किया है अभी के लिए ठीक था, उससे सवाल खड़े किए हैं और हम उनके जवाब ढूंढने होंगे। तो इस मौके का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कैसे करते हैं, इस पे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी तरक्की बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन रूस ने अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं एक दूसरे से रिश्ता रखने के, उसने एक हद तक बदलने की कोशिश की है आज, और हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि उसमें हमारा अपना रास्ता क्या हो। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।